नमस्कार दोस्तों। तो हमारी प्यारी दिल्ली लगभग बंद हो गई है किसान आंदोलन के कारण। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मुख्यतः पंजाब और हरियाणा के किसान इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो आज हम जानेंगे इस मुद्दे के बारे में कि क्या है किसान आंदोलन और क्यों किसान आंदोलन हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं द ओपिनियन। तो दोस्तों, हम मुख्यतः 4 विषयों पे आज बात करेंगे। सबसे पहला है कि अभी वर्तमान में कौन सी प्रणाली है जिससे फार्मर से उनकी उपज जो है वो सरकार द्वारा ली जाती है। दूसरा है कि सरकार जो बिल लाई है इसमें क्या क्या प्रावधान है, जो 3 बिल लाई है सरकार उसमें क्या क्या प्रावधान है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो इससे नाराज़ क्यों हैं। और चौथा जिस मुद्दे पर हम बात करेंगे वो ये कि इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया जा रहा है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि अभी करंट में हमारा वर्तमान में क्या प्रणाली है। सरकार ने क्या किया हुआ है कि हर जिलों में कृषि उपज मंडी बनाई हुई है। किसान अपनी जो भी फसल का वो उत्पादन करते हैं वो वहाँ लेके जाते हैं और वहाँ पे जो भी सरकार द्वारा रेट डिसाइडेड होते हैं, जिसे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी बोलते हैं, एमएसपी बोलते हैं, उसके ऊपर वहाँ के जो आड़ती या लाइसेंस धारक होते हैं, जो सरकार द्वारा लाइसेंस जिन्हें दिया जाता है, वो उनसे किसानों से फसल जो है वो उनकी ले लेते हैं। ये अभी करंट का सिस्टम है कि अभी हमारे देश में फसलों का एक्विजिशन किस तरीके से किया जाए। अब इसके अंदर क्या है कि किसानों का एक्सप्लॉइटेशन ना हो। अगर मान लीजिए कोई लाइसेंस धारक है जो किसान को मना करता है कि आपका जो प्राइस है मैं उस पर आपसे फसल नहीं लूँगा, तो ये सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अभी के समय में सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो किसान से उसका जो फसल है वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसान से ले लेती है। इसके बाद बात करते हैं कि सरकार जो नए बिल लेके आई है, 3 नए बिल फार्मर बिल लेके आई है, उसमें क्या बदलाव हैं। सबसे पहला है कि जो फसल है उसकी प्राइवेट सेल हो पाएगी। जैसे मान लीजिए किसान किसी दूसरे बंदों को बेचना चाहता है फसल डायरेक्टली, तो उसको भी जाकर बेच सकता है। जैसे मान लीजिए कोई किसान है वो किसी पार्टी ए को बेचना चाहता है और वो जो पार्टी है वो एमएसपी से ज़्यादा उसको प्राइस ऑफर कर रहा है, तो उसको भी किसान वहाँ जाकर भी उसको बेच सकता है। दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम। जब भी किसान कोई फसल बोने जाता है उससे पहले ही वो किसी पार्टी से या प्राइवेट प्लेयर से कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा कि मेरी फसल जो भी होगी मैं उसको एक तय प्राइस तय के लिए जाता है, तभी कि इस प्राइस पे आपको दूंगा। इसमें जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो बाध्य हो जाती हैं किसान से फसल लेने के लिए, और जो किसान है वो कभी भी इस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ सकता है। लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी में अगर उसको छोड़ना है, उस कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ना है, तो जो हर्जाना होता है वो किसान को भर के उस कॉन्ट्रैक्ट को वहाँ पे नल एंड वाइड किया जा सकता है। और तीसरा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं जैसे दाल वगैरह, सरकार ने पहले इस पर बैन लगाया हुआ था ताकि लोग जमाखोरी ना करें, उसको जमा करके लोग प्राइस बढ़ाने का वेट करके उसको ना निकालें, इसलिए सरकार ने पहले इसे जमाखोरी पे बैन लगाया हुआ था। लेकिन अभी इस पर बैन तो हटा दिया है, वो सिर्फ इसलिए हटाया गया है ताकि उनको प्रमोट किया जा सके कि जो किसान है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा फसल खरीद सकें और वो अपने पास स्टोर करके भी उसे रख सकते हैं। तो ये मोटी मोटी बात हो गई कि ये तीनों बिल जो सरकार लेके आई है वो क्या है। अब इसमें जो है ये बेसिकली जो फार्मर्स हैं उनकी खुशी के लिए, उनके सहूलियत के लिए लाए गए हैं सरकार द्वारा ये बिल। लेकिन इनमें कमी हो सकती है, उसमें क्या पॉसिबल थ्रेट है या क्या पॉसिबल कमियां हैं जो आने वाले समय में फेस की जा सकती हैं। पहली चीज़, फार्मर्स को ये लगता है कि जो बड़े किसान हैं या फिर जो छोटे किसान भी हैं वो शुरुआत में क्या करेंगे कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको अपना सारा माल बेचेंगे, तो जो मंडियां हैं, सरकारी मंडियां हैं, उनकी एग्जिस्टेंस पे ही सवाल उठ जाएगा। क्योंकि जब ज़्यादातर माल प्राइवेट प्लेयर्स को ही बेचा जाएगा फार्मर्स के द्वारा, तो जो आड़ती होते हैं जो लाइसेंस लेकर सरकार से वहाँ काम करते हैं, तो उनको भी अगर कोई काम नहीं रहेगा तो वो भी अपना दूसरा बिजनेस है, दूसरा काम करने लगेंगे। इस तरीके से जो मंडी सिस्टम सरकार ने बनाया हुआ था अब तक, वो कोलैप्स करने की, वो ढह जाने की भी आशा है या फिर कह सकते हैं कि संभावना है। और अगर ऐसा होता है तो प्राइवेट कंपनीज़ की मार्केट में मोनोपोली हो जाएगी। जैसा कि हम जानते हैं भारत में 86% लगभग जो किसान हैं वो छोटे किसान हैं, मतलब उनकी जो भूमि है वो 2 हेक्टेयर से कम है, इसलिए सरकार उन्हें छोटे किसान मानती है। तो अगर ऐसे किसान फिर प्राइवेट प्लेयर्स के पास जाएंगे तो प्राइवेट प्लेयर्स अपने मनमाने दामों पर जो है किसान से फसलें लेंगे। उनको बोला जाएगा कि इतने दाम पर अगर देना है तो दीजिए, वरना मत दीजिए, हमारे पास ऑलरेडी स्टोरेज में बहुत सारा अनाज है। तो जो छोटे किसान हैं जिनके पास स्टोरेज कैपेसिटी नहीं होती, तो उनको मजबूरन अपना जो फसल है वो बेचना पड़ेगा प्राइवेट प्लेयर। और ये जो आरोप है ये बेसलेस नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि ज़्यादातर कंपनियों में जब प्राइवेटाइजेशन होता है तो उसके बाद वो कोलैप्स कर जाती हैं। जैसे आपने BSNL का एग्जांपल देखा होगा, पहले हमारे देश में हर जगह BSNL ही यूज़ होता था, चाहे वो घरों में होता हो या ऑफिस वगैरह में होता हो।
लेकिन जैसे ही उन्होंने प्राइवेट प्लेयर्स इंट्रोड्यूस किए, जैसे एयरटेल आया और वोडाफोन आ गया, तो धीरे धीरे जो है BSNL का यूज़र बेस जो है वो कम होने लगा। और उसके बाद जब से जियो आया तो उसके बाद तो मतलब ऐसा हो गया कि उन्होंने इतने अट्रैक्टिव प्राइसेस दिए, उन्होंने लगभग फ्री में सिम, फ्री में डेटा और फ्री में कॉलिंग सब कुछ ऑफर किया। तो उसके बाद क्या है कि बहुत सारे जो मोबाइल के या फिर डेटा के यूज़र थे वो शिफ्ट हो गए जियो के ऊपर। और अभी BSNL की हालत ये हो गई है कि लगभग नेग्लिजिबल यूज़ हो रहा है उसका, बहुत कम मतलब BSNL का यूज़ हो रहा है। और धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि BSNL बंद हो जाए, और ऐसा जब हो जाएगा तो फिर प्राइवेट कंपनीज़ की मोनोपोली हो जाएगी मार्केट में। वो जब चाहेंगे प्राइसेस को बढ़ाएंगे, जब चाहेंगे वो प्राइसेस को घटाएंगे। जैसे जियो इनिशियली फ्री में ऑफ़र किया गया था, लेकिन उसके बाद आपने देखा होगा, कंपेयर करके देख सकते हैं आप कि पहले जब वो लॉन्च हुआ था तो उसका प्राइस क्या था, और अभी जो है कंपनी मनमाने तरीके से अपने प्राइसेस जो हैं बढ़ा रही है, क्योंकि मार्केट में उसके लिए कोई उसका कंपटीशन में वैसा नहीं है। उनका जो ये डाउट है ये सही है, क्योंकि हो सकता है जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे मार्केट में, तो ऐसा तो है नहीं कि वो समाज सेवा के लिए आ रहे हैं, वो भी एक बिजनेस के लिए आ रहे हैं। तो जब प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे और अगर सरकारी मंडियां ठप हो जाएंगी, तो जो भी प्राइस प्राइवेट प्लेयर्स डिसाइड करेंगे तो वो ही उसी दाम पे वो अपनी फसल लेंगे, उसी दाम पे किसानों को भी उन्हें बेचना पड़ेगा। अब यहाँ पे किसानों का भी ये वक्तव्य है कि जब वो प्राइवेट प्लेयर्स को भी कोई फसल बेचते हैं तो वहाँ पर भी MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का प्रावधान होना चाहिए। और अभी सरकार ने जो रूल दिए हैं उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि जो प्राइवेट कंपनीज है वो MSP के ऊपर ही या MSP पे ही फसल खरीदेंगे, MSP के नीचे वो फसल नहीं खरीद सकते। ऐसा सरकार ने अभी कोई प्रावधान नहीं दिया है। दूसरी चीज़ ये है कि इन्होंने जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट यानी जो दाल वगैरह के स्टोरेज के एक्ट में जो बदलाव किया है, उसको लेकर भी किसानों के अनुमान इस तरीके से हैं कि जैसे मान लीजिए जो भी प्राइवेट प्लेयर हैं वो किसी भी जो कमोडिटी होती है उसको 4 साल 5 साल तक के लिए सेव करके रखते हैं। तो जब भी कोई किसान उनके पास अपना सामान बेचने के लिए जाता है या फसल बेचने के लिए जाता है, तो वो उनको बोलेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारा मतलब स्टॉक पड़ा हुआ है। तो वो फिर नेगोशिएट करने की स्थिति में रहेंगे, वो बोल पाएंगे कि आप इतने प्राइस में देना है तो दे सकते हैं, वरना आप अपना माल लेकर जा सकते हैं। तो ये भी एक अनुमान है किसानों का जो उनके लिए गलत दिशा में जा सकता है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर। देखिए, जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट हमारे मन में आता है, किसी भी मन में आता है, तो हमारे जो किसान हैं वो 86% किसान हैं, लगभग जो है वो छोटे किसान हैं। उनके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट शब्द आता है, मान लीजिए कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है एक पार्टी के बीच में और किसान के बीच में, तो उस प्राइवेट प्लेयर के पास तो अपने बहुत महंगे वकील करने की भी क्षमता होगी, लेकिन जो किसान है वो वकील नहीं कर पाएगा या फिर नहीं कर सकता। तो ये सोचकर भी किसानों के मन में काफ़ी डर है। तो ये जो भी कंसर्न्स हैं किसानों के, ये जेन्युइन है। इसमें कुछ बहुत ज़्यादा जेन्युइन है और कुछ उतने जेन्युइन नहीं है, लेकिन सरकार को इन इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। बात करें करंट गवर्नमेंट की, बीजेपी की, तो वो कम्युनिकेशन अपना क्लियर नहीं रख पा रही है जनता के साथ या फिर लोगों के साथ, क्योंकि चाहे वो रफाल का मुद्दा हो, चाहे वो CAA का मुद्दा हो, जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत के किसी भी सिटीजन से या फिर नागरिक से रिलेटेड नहीं था, उसके प्रति भी भारतीय जनता पार्टी अपनी जो कम्युनिकेशन है, जो संवाद है जनता के साथ, उसको प्रॉपर नहीं रख पाई है। आखिरी चीज़ है पॉलिटाइजेशन या फिर राजनीतिकरण। हम जैसे जानते हैं कि 86% जो किसान हैं वो लगभग छोटे किसान हैं, उन्हें नहीं पता होता इन चीज़ों का, लेकिन वो किसी न किसी जो किसान संगठन है उसके साथ जुड़े हुए होते हैं। हर पार्टी का, ज़्यादातर जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ हैं उनका अपना अपना एक किसान यूनियन होता है। RSS जो एक राजनीतिक रूप से एक्टिव पार्टी नहीं है, लेकिन उसका भी एक जो है कृषि से मतलब फार्मर से जुड़ा हुआ एक उनका भी खुद का संगठन है। अभी कृषि यूनियन जो होते हैं ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। इसमें आपने देखा होगा कि जो मेन स्ट्रीम्स के पॉलिटिशियंस होते हैं वो भी इनसे जुड़े हुए होते हैं, और इनमें कुछ सो कॉल्ड एक्टिविटीज़ भी होते हैं जो किसानों को मैनिपुलेट करते हैं अपने हिसाब से, और देखा होगा आपने कि ज़बरदस्ती प्रोटेस्ट करवाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अभी योगेंद्र यादव है, कहीं भी प्रोटेस्ट होते हैं बंदा पहले पहुंच जाता है। अभी कुछ टाइम पहले ही इसकी गिरफ्तारी हुई है। जब पॉलिटिक्स इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, पॉलिटिशियंस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो फिर सरकार को भी लगता है ये सारी चीज़ें जो हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, फिर सरकार भी इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसा नहीं है, किसानों के जो इशू हैं वो जेन्युइन भी हैं और इनका सॉर्ट आउट किया जाना ज़रूरी है। जैसे कि MSP का जो प्रावधान है वो तो लाना कम से कम बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं और जो किसान नेता हैं उनको मिलकर बैठकर बात करनी चाहिए, और इसमें क्या सॉर्ट आउट करके क्या मतलब बेस्ट इन दोनों में से क्या निकाला जा सकता है वो इन दोनों पार्टीज़ को डिसाइड करना चाहिए, ना कि अभी करंट में जो पॉलिटाइजेशन हो रहा है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है मुद्दे को, उससे बचना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे के बारे में, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।
और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।